साल 1945 5 दिसंबर दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बम्पर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपना एक 3 घंटे का रूटीन मिशन करने के लिए। अपनी ये रेगुलर ट्रेनिंग मिशन के लिए फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और एक वार वेटरन भी। ये 5 प्लेन उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। फ्लोरिडा से सब कुछ नॉर्मल था, वेदर भी क्लियर था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में कुछ प्रॉब्लम आता है। इनका कंपास काम करना बंद कर देता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी काम नहीं करता। उन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ है। एक्चुअली में बाकी प्लेन पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट में वही सेम प्रॉब्लम। स्क्वाड्रन लीडर का नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स टेलर और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग मैसेज सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में। टेलर कहते हैं, बोथ माय कंपास आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड फोर्ट लॉडरडेल। I am overlanded, but it is broken. I am sure I am in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get Fort Lauderdale. मौसम अब धीरे धीरे खराब हो रहा था। शाम के 5 बजे टेलर को लगता है कि उनके विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। वो बाकी सारे प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ फ्लाइट क्रू को लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। और उसके कुछ टाइम बाद ये 5 के 5 प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स का कोई पता नहीं। वो कहावत है ना कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लाइट मैराइन टेक ऑफ करती है। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन मैराइन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के साथ। इनका मिशन है फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलते हैं और ये भी गायब हो जाते हैं। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब हो जाते हैं, अब इस मैराइन रेस्क्यू के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई दिनों तक एक बड़ा एयर सी रिसर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। ना किसी इंसान की कोई बॉडी मिलती है, ना किसी एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां ये दोनों प्लेन गायब होते हैं, आज के दिन उस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। For the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का मिस्टीरियस हिस्सा, जहां पर 100 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हुए। ये एक ऐसा एरिया है जो यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको आइसलैंड से लेकर बरमूडा के बीच में है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं, इसलिए इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन इस एरिया में जो जो इंसिडेंट हुए हैं, उसकी वजह से इसे कई नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द ईस्ट। ओवरऑल ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया है जहां पर ये लाई करता है। लेकिन जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था, सिर्फ 1964 में इस्तेमाल किया जाता है। एक मैगजीन थी आर्गोसी नाम की, विंसेंट हेइस गदिस नाम के आदमी ने एक आर्टिकल लिखा था 1964 में उस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और ये पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी थी कि कुछ तो है इस समुद्र के एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज गायब हुए। हालांकि उस आर्टिकल में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन थी कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे
पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। कई किताबें लिखी गई थी और कई मूवीज भी बनाई गई थी। तो कुछ और घटना की बात करें तो एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी यूएस साइक्लोप जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस समय का सबसे बड़ा और सबसे तेज शिप उस समय का जो उन्होंने बनाया था। 4 मार्च 1918 को 306 लोगों के साथ वाशिंगटन के साथ एक शहर है वेस्टर्न डीज बाल्टीमोर के नाम से, वहां से यह जहाज चला ब्राजील की तरफ। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैग्नीज भी था। यह रास्ता तय करने में करीबन 9 दिन तक का समय लगता है। यह जहाज सही सलामत रवाना हुआ, मौसम भी साफ था। शिप की तरफ से मैसेज आया जाते वक्त नेदर फेयर आर वेल। यह आखिरी मैसेज था इस जहाज का। यह जहाज अपने रास्ते निकला, उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं चला ये कहाँ गया। यूएस नेवी का आखिर इतना बड़ा जहाज कहाँ गायब हो गया। अगर आपको ये कहानी मिस्टीरियस लगती है तो एक और बड़ा खौफनाक हादसा हुआ था। साल 1818 को एक शिप था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। यह लंदन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, जो आम बात है, उस समय बहुत से जहाज निकलते थे। 2-3 दिन ट्रैवल करने के बाद इस शिप के जो कैप्टन थे ग्रिफन, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते हैं, कैप्टन ने थोड़ी ही दूर एक छोटी सी बोट देखी। बाहर से देखने में यह अनजान जहाज बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था, कोई क्रू नहीं था इस शिप के ऊपर। तो एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा जरा मैं इस जहाज में जाके देखूं यहाँ पर क्या हुआ है। पहले तो उसने 2 दिन तक इंतजार किया उस जहाज के पास अपने जहाज को लगा के कि अगर कोई है तो कोई निशान या रिस्पॉन्स आए, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजान जहाज के अंदर कदम रखा। इस जहाज के अंदर बहुत सारा सामान रखा था, सारी चीजें जैसी होनी चाहिए थी वैसी ही थी। उस वक्त लोगों को पायरेट्स का बड़ा डर रहता था कि उनके जहाज पर पायरेट के द्वारा हमला ना हो जाए जो सामान को छीन के भाग जाते हैं। यह चीज तो उस जहाज के साथ बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जो भी वैल्यूएबल सामान था वो सारा इस जहाज के अंदर था। उस वक्त एलन ऑस्टिन के कैप्टन फैसला लेते हैं कि अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर को इस जहाज में भेज देता हूं और दोनों जहाज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। पहले 2 दिन तक दोनों जहाज आराम से आगे बढ़े, लेकिन फिर एक तूफान आ जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और गायब हो जाता है वो अनजान जहाज। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस जहाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दूर उन्हें अपने स्पाई ग्लास से वो जहाज नजर आता है। जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उस जहाज में किसी भी इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। जो कुछ क्रू मेंबर्स को अपने जहाज से उस जहाज में डाला था वो भी गायब हो जाते हैं। कहाँ गए कोई पता नहीं। कहा जाता है कि एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा कोशिश करी उस अनजान जहाज को अपने साथ ले चलने में। कुछ और क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज को चलाने के लिए, लेकिन फिर से 2-3 दिन के बाद एक नया तूफान आया और फिर से दोबारा वही कहानी हुई। अनजान जहाज अलग हो जाता है और जो नए क्रू मेंबर डाले थे वो भी गायब हो जाते हैं। ये वाक़ा सुनने के बाद एलन ऑस्टिन के ऑनर ने इस जहाज को डर के मारे बेच दिया एक जर्मन कंपनी को। है ना कितनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी। पर यह घटना एक कहानी ही है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है तो इसे सही से वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। बरमूडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कई थ्योरी बनाई गई है। कुछ लोग कहते हैं एलियंस शिप और जहाजों को ले जाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि समुद्र के नीचे एक मॉन्स्टर है जो इन सब को निगल जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ समुद्र ही इस तरह का है कि यहाँ जहाज और एरोप्लेन गिर जाते हैं। ये सब थ्योरीज हैं, लेकिन हम सब उन थ्योरीज पर फोकस करते हैं जो थोड़ी साइंटिफिक लगती हैं। पहली खास बात करते हैं, इस एरिया में हरिकेन की मात्रा बहुत ज्यादा है और यूएस में सबसे ज्यादा हरिकेन किस स्टेट में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं। जो इस एरिया में आते हैं तो हरिकेन और वाटर स्प्राउट ज्यादा फ्रीक्वेंसी से आते हैं इस एरिया में। दूसरी एक्सप्लेनेशन दी जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की, कि कुछ एरिया समुद्र में ऐसे हैं जहां बड़ी फील्ड पाई जाती है मीथेन हाइड्रेट्स की। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साइंटिस्ट ने
एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने देखा कि जब मीथेन के बबल होते हैं एक मात्रा से ज्यादा, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बॉयंसी होती है जगह की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। वही लॉजिक हो गया कि जब पानी के अंदर नमक ज्यादा होता है तो पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चीजों का तैरना आसान हो जाता है। जैसे कि डेड सी में जो एक आम इंसान समुद्र के अंदर डूब जाए, वो डेड सी में फ्लोट करता है क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। यही चीज रिवर्स में हो रही है। और अगर मीथेन पानी के अंदर मौजूद हो तो मीथेन की इरप्शन होती है पानी के अंदर, जिन्हें मड वोल्केनो भी कहा जाता है। पानी के अंदर वोल्केनो फटते हैं, जो मीथेन बाहर आती है, जिसकी वजह से अगर किसी शिप के नीचे ये वोल्केनो फटता है तो वो शिप अचानक से पानी के अंदर डूब जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जितनी भी घटना बरमूडा ट्रायंगल में हुई हैं, कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ये घटनाएं मीथेन वाली चीज से हुई हैं। ये जो बरमूडा ट्रायंगल एरिया है, इस पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है जहाजों और एरोप्लेन्स का, इसलिए चांस थोड़े बढ़ जाते हैं ऐसी घटनाएं होने के लिए। लेकिन ये ज्यादा हरिकेन होने के बाद भी जब WWF ने अपना स्टडी कंडक्ट करी 2013 में, वर्ल्ड 10 मोस्ट डेंजरस बॉडीज ऑफ वाटर फॉर वाटर शिपिंग, तो इसमें बरमूडा ट्रायंगल का एरिया तक नहीं है और सारी मिस्टीरियस घटना का बरमूडा ट्रायंगल से कुछ लेना देना नहीं है। उम्मीद है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।